अब इसके बाद हम इसका फोर्थ केस करेंगे, जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने बिल अपने बैंकर को भेजना है कलेक्शन पर्पज़ के लिए। यानी मुकर्रर तारीख पे आप खुद ड्राई के पास किसी वजह से नहीं जा सकते, आप अपने बैंकर को कहते हैं कि बैंकर क्या करे, आपके बिहाफ पे बिल कलेक्ट कर लें और जितने भी उसके सर्विस चार्जेस होंगे उसका मुआवजा होगा बैंक का। बैंक क्या करेगा, अपना मुआवजा काटने के बाद बाकी रकम आपके हैंड ओवर कर देगा या आपके अकाउंट में जमा कर देगा। यानी बैंक आपके का क्या बन रहा है, बैंक सिर्फ आपका एजेंट बन रहा है। आपके बिहाफ पे आपके एजेंट होने के नाते वो क्या करेगा, मिस्टर बी के पास जाएगा या ड्राई के पास जाएगा, उसे बिल प्रेजेंट करेगा और उससे रकम ले आएगा। रकम ले ली, रकम लेने के बाद जितना उसका सर्विस चार्जेस हैं, जितने उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो उसमें से काट लेगा और बाकी रकम आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। वो केस 4 है जी। केस नंबर 4 आपके पास, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब आपने बिल बैंक को भेजना है कलेक्शन पर्पज़ के लिए, एंड बिल इज़ ऑन डन मैच्योरिटी, और मुकर्रर तारीख पे बिल क्या होगा, ऑनर होगा। तो फर्स्ट एंट्री वही चीज़ें बेचने की, मिस्टर ए ने चीज़ें बेचनी है, बी को ये एंट्री करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बी ने चीज़ें खरीदी हैं, ये एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इधर आएगी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और इधर नरेशन आएगी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ए ने चीज़ें बेची, बी ने चीज़ें खरीदी, दरमियान में बैंक का कोई अमल दखल नहीं है, लिहाजा वहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं आएगी। इसके बाद मिस्टर ए ने क्या करना है, मिस्टर ए ने बिल ड्रा करना है, बी को भिजवाना है, बी साइन मोर करके वापस भिजवाएगा। तो इसके पास बिल आ रहा है, ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू, कौन वापस करेगा, बी। नरेशन लिखेगा बिल ड्रान, ड्रान से मुराद लिखा, ठीक है, बिल ड्रा किया, बिल लिखा। और इसने क्या करना है, इसने एंट्री करनी है ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल क्रेडिट। ये नरेशन करेगा बिल एक्सेप्टेड। अब यहाँ भी बैंक का कोई अमल दखल नहीं है, लिहाजा वहाँ भी कोई एंट्री नहीं आएगी। इसके बाद ए ने क्या करना है, ए ने बिल अपना भेजना है बैंक को कलेक्शन पर्पज़ के लिए, यानी अपने बैंकर को कहना है कि मैंने मिस्टर बी से रकम लेनी है, आप ये बिल अपने पास रखें, मिस्टर बी से रकम ले लें और जितने भी आपके सर्विस चार्जेस होंगे वो काट लीजिएगा। अब ए बिल भिजवाएगा बैंक को कलेक्शन के लिए, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक, क्यों, फॉर कलेक्शन, कलेक्शन पर्पज़ के लिए उसने क्या किया, बिल भेजा। तो ए के पास तो बिल जाएगा ना, किसके पास आएगा, बैंक के पास। बी का तो दरमियान में कोई अमल दखल नहीं है, ये एंट्री करेगा बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू, क्या चीज़ जा रही है, बिल जा रहा है, बिल रिसीवेबल। नरेशन क्या करेगा, बिल सेंड टू बैंक, मकसद क्या है, फॉर कलेक्शन, कि बैंक क्या करे, सिर्फ उस बिल की रकम मिस्टर बी से कलेक्ट कर ले। अब बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक की बात कर रहा है, बैंक के पास बिल आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी। वजह क्या है, क्योंकि जो बिल बैंक के पास आ रहा है वो टेम्परेरी आ रहा है, यानी जो बिल की रकम है ना, वो हक किसका है, वो राइट किसका है, वो स्टिल राइट एक का ही है। वो बी जो बैंक है वो सिर्फ बैंक को इतना कह रहा है कि बैंक ने क्या करनी है, रकम कलेक्ट करके देनी है, बाकी रकम किसकी है, रकम ए की है और ए ही वसूल करेगा।
लिहाजा जब कलेक्शन पर्पज़ के लिए बिल आता है बैंक के पास, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये याद रखना है। इधर हम लिख देते हैं कलेक्शन पर्पज़ के लिए वसूल किए गए बिल की कोई एंट्री नहीं होती। कलेक्शन के लिए जो बिल बैंक के पास आता है उसकी एंट्री होती कोई नहीं है, लिहाजा तब हमने एंट्री वहाँ भी लिखनी भी कोई नहीं है। अब जब मुकर्रर तारीख आएगी, बैंक ने बिल कलेक्ट करना है, कोई नहीं करना। इधर हम दूसरी हेडिंग बना लेते हैं, व्हेन बिल इज़ कलेक्टेड, कि जब बिल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो कौन कलेक्ट करेगा? बैंक। किस से? मिस्टर बी से। बी ने रकम अदा करनी है ना, तो मुकर्रर तारीख पे बी क्या करेगा? अपना बिल वापस ले लेगा। और बैंक क्या करेगा? बैंक रकम वसूल कर लेगा। तो बी के पास एंट्री क्या आएगी? बी के पास एंट्री आएगी बिल पेएबल डेबिट, बिल वापस आएगा। और बैंक के पास क्या चीज़ जा रही है? सॉरी, बी के पास क्या चीज़ जा रही है? कैश जा रही है। नरेशन क्या लिखेगा? बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, बैंक के पास क्या चीज़ आ रही है? बैंक के पास आ रही है कैश, डेबिट कर देगा। और ये कैश बैंक ने किसको पे करनी है? खुद रखनी है या ए को पे करनी है? ए को पे करनी है, यानी ए बैंक का क्या बन रहा है? क्रेडिटर बन रहा है। तो ये नरेशन क्या लिखेगा? बिल कलेक्टेड ऑन एज बिहाफ, ए की बिहाफ पे बैंक ने क्या किया? बिल कलेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्या होना है? नेक्स्ट ए ने रकम रिसीव करनी है किससे? बैंक से। बैंक ने तो रकम बी से ऑलरेडी वसूल कर ली है बिल वापस करके। बैंक ने क्या करना है? बैंक ने वही रकम ए को वापस करनी है और अपने सर्विस चार्जेस काट लेने हैं जी। अब बैंक ने जो रकम कलेक्ट की हुई है वो मिस्टर ए को वापस भिजवानी है। तो बैंक के पास जो एंट्री बनेगी वो एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट, बैंक ने कैश भिजवानी है, कैश क्रेडिट हो जाएगी। और बैंक ने क्या करने हैं? कलेक्शन चार्जेस या सर्विस चार्जेस काट लेनी है, वो बैंक की इनकम होगी। और बी के पास कोई एंट्री नहीं आएगी। ए के पास एंट्री क्या बनेगी? ए के पास कैश आ रही है और ए वहाँ पे क्या लिखेगा? ए को जो कैश दे रहा है वो कौन है? बैंक है। ए के पास कैश आ रही है, कैश को डेबिट। ए ने क्या करनी है? सर्विस चार्जेस देने हैं। ए के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, सर्विस चार्जेस भी डेबिट। और ए को जो रकम अदा हो रही है, रकम दे रहा है, वो कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो क्या लिख देंगे? बैंक फॉर कलेक्शन। नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड and service charges recorded। बैंक फॉर कलेक्शन में बैंक ने नरेशन क्या करनी है? कैश पेड एंड सर्विस चार्जेस चार्ज्ड। तो यहाँ पे आपके पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े हैं जनरल एंट्रीज के, जिसमें फर्स्ट केस में हमने बिल को एंडोस करने और सेकंड केस में हमने बिल को भेजने हैं कलेक्शन पर्पस के लिए बैंक को। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और
वो लोग जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें।